Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. This is your 7th lecture of some P block elements for class 12th. In last lecture, we have completed our group 15. Then after we have started a very fresh group which name is chalcogen family, and it is also called oxygen family. The group number is 16th. So we have already discussed some properties of it, occurrence and atomic radius, ionization enthalpy, and you must remember the ionization enthalpy order. Oxygen has the greatest ionization enthalpy, and in this group polonium has lowest ionization enthalpy. Ionization enthalpy means amount of energy given to get ionize. Okay, means you have to extract out one electron from oxygen, we have to give large amount of enthalpy. Okay, so हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको सबसे ज़्यादा एंथैल्पी देनी पड़ती है. अगर एंथैल्पी नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझिए कि हीट हमको सबसे ज़्यादा देनी पड़ती है. ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी और पोलोनियम में सबसे कम हीट हमको देनी पड़ेगी. ओके, और आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, वही ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम. जो ऑर्डर हमारे किसका था, एटॉमिक रेडियस का था, ऊपर से नीचे जा रहे थे, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही थी, बढ़ रही थी. उसका जस्ट उल्टा कर देंगे. जैसे एटॉमिक रेडियस का अगर हम देखें तो एटॉमिक रेडियस का हमारा ऑर्डर क्या है, ऑक्सीजन का सबसे छोटा होगा रेडियस, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम. यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे. आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पिछले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर चुके थे. तो हम जानते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस होती है नीचे जाने पे क्या होती है, इंक्रीज़ करती है. आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इसका रिवर्स होता है. जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ऐसे समझिए. तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ये रखना चाहता है, देना नहीं चाहता है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको देनी पड़ती है. ओके, तो ऑर्डर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, यानी कि ऊपर से लेके नीचे जब जाते हैं हम ग्रुप वाइज, ग्रुप 16th में, तो ऑक्सीजन टू पोलोनियम क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, घटती है. सॉरी, सबसे ज़्यादा किसका होगा, ऑक्सीजन का, और सबसे कम किसका होगा, पोलोनियम का. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. डेंसिटी का ऑर्डर देखें तो डेंसिटी का ऑर्डर वही होगा, ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, हमारा मास बढ़ता है. मास बढ़ता है तो पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो क्या होता है, डेंसिटी भी बढ़नी चाहिए. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम. पोलोनियम की सबसे ज़्यादा हो रही है, टेलुरियम, सेलेनियम, सल्फर. हाँ, ठीक है, नीचे जाने पे मास बढ़ता है तो डेंसिटी में कोई डिविएशन नहीं देखने को मिल रहा है. इसका मतलब सही है, पूरा का पूरा ऑर्डर वही याद कर लीजिए आप. ऊपर से नीचे जाएंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, मतलब बढ़ता चला जाएगा. सबसे ज़्यादा पोलोनियम का होगा डेंसिटी और सबसे कम किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा. नो एक्सेप्शन. मेल्टिंग, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात कर लें. बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मास पे डिपेंड करता है. जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं हम, मास बढ़ता है. मास बढ़ता है तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है. वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेगा. तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, पोलोनियम का होगा. पोलोनियम से कम किसका होगा, टेलुरियम का होगा. टेलुरियम से कम सेलेनियम, सेलेनियम से सल्फर, सल्फर से कम किसका होगा, ऑक्सीजन का. यानी ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो बढ़ेगा, मतलब ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर, फिर सेलेनियम, टेलुरियम, सबसे ज़्यादा पोलोनियम. बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाने मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा. सेम ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट का भी है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ग्रुप 16th के लिए सेम है, नो एक्सेप्शन. ओके, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेगा. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकालना. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को देना, मतलब कोई आइटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है. अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे यहाँ पे अगर मैं वाटर बनाऊँ, HOH, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ये बॉन्ड इज नथिंग बट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. वन ऑफ हाइड्रोजन एंड वन ऑफ ऑक्सीजन, इधर
or one of oxygen and one of hydrogen either here. These two bonds are nothing but the shared pair of electrons. So ऑक्सीजन के पास क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ये एलिमेंट, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ खींचना चाहे, खींचने से इसके पर पार्शियल नेगेटिव आता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या हो रहा है, पूरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये अपनी तरफ थोड़ा सा, ये इलेक्ट्रॉन बीच में अगर होंगे तो अपनी तरफ थोड़ा सा ये खींच लेगा। ओके, तो ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब क्या है कि मान लीजिए O2 है, अब इस पर हमने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाए, 2O2 माइनस, इस तरीके का कुछ, मतलब मैं इलेक्ट्रॉन इसको देना चाह रहा हूँ, या इस तरीके से समझिए। क्लोरीन है, क्लोरीन भी इस फॉर्म में ही रहता है, इसको हम अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो क्या हो जाएगा, Cl माइनस 2 यहाँ लगा लीजिए। ओके, यानी कि एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिला ना, तो इलेक्ट्रॉन ले जो एक्सेप्ट कर ले, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी उसको हमको क्या होती है, रिलीज़ होती है कंपाउंड से, या जब भी मतलब जिस तरह का भी वो प्रोसेस होगा, ये सब चीज़ें अलग से पढ़ी जाती हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब आप ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ले लेना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब अपनी तरफ थोड़ा सा उसकी डेंसिटी को पुल कर लेना। ओके, अब इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होता, जैसे मान लीजिए यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, ठीक है, हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, 1, ठीक है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर होकर के आगे आ जाएंगे, थोड़ा यहाँ पे हो जाएंगे, है ना, यहाँ हो जाएंगे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो भी शेयर होकर यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन इसका भी है, इसका भी है ये, और ये जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं ये ऑक्सीजन के लिए, तो मतलब शेयर्ड होता है ये, ठीक है ना, इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब जब शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो एक बॉन्ड हम लोग ऐसे दिखा देते हैं इसके बीच में, बॉन्ड दिखाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुए हैं उसको थोड़ा सा अपनी तरफ ऑक्सीजन खींच लेता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में क्या होता है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले रहा है। गॉट इट। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ऑर्डर देख लीजिए, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए वही तो टेंडेंसी रखना चाहिए इलेक्ट्रॉन लेने की, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा डिविएशन आएगा। डिविएशन क्यों आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है, बट होता क्या है कि इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। जैसे सल्फ़र, सेलेनियम, और सल्फ़र और ऑक्सीजन में बात करते हैं। ओके, यहाँ पे कहीं ऑक्सीजन है और यहाँ पे कहीं सल्फ़र है। हम जानते हैं ऑक्सीजन का साइज़ सल्फ़र से कम होता है, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में। ओके, अब इसका साइज़ क्या है, छोटा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, न्यूक्लियस के पास पास होंगे, है ना, और इसके पास न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे थोड़ा। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर आना चाहेगा तो ऑक्सीजन का साइज छोटे होने की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देंगे, रिपेल करेंगे बाहर की तरफ। और सल्फ़र के केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जाएगा इसके कंपैरिजन में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी भले ही ज़्यादा है, इसकी कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में सल्फ़र क्या हो जाता है, ऑक्सीजन से ज़्यादा टेंडेंसी हो जाती है, किसकी, सल्फ़र की। ऑक्सीजन से सल्फ़र की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है सल्फ़र आसानी से, ड्यू टू इट्स साइज़ क्या होता है, ग्रेटर होता है ऑक्सीजन से। साइज ऑक्सीजन से सल्फ़र का ज़्यादा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यहाँ पे एक्सेप्शनली ज़्यादा हो जाती है। 2 एक्सेप्शन याद रखिएगा, एक फ्लोरीन और क्लोरीन में भी ऐसा ही केस है, आगे आपको मिलेगा। फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लेता नहीं है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन से कम होती है, यानी क्लोरीन की ज़्यादा होगी। 2 एक्सेप्शन याद रहेंगे तो बहुत सही है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा है, सल्फ़र का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, फ्लोरीन और क्लोरीन में देखें तो फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, लेकिन एक्सेप्शनली क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फ्लोरीन का कम होता है, मतलब लेना नहीं चाहता पूरी तरीके से क्लोरीन के कंपैरिजन में। बाकी मेंबर्स के कंपैरिजन में क्या है, लेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनली देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का सल्फ़र से तो कम हो ही रहा है, साथ ही साथ अपने से नीचे, उससे नीचे वाले सेलेनियम से भी कम चला जा रहा है इसका इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है अपने ग्रुप मेंबर में, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात आई तो सल्फ़र से भी कम और सेलेनियम से भी कम। तो सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुनियम, पोलोनियम ऐसे लिखिए आप सीधे, पोलोनियम और लिखने के बाद आप क्या करें, ऑक्सीजन को यहाँ से उठा करके बीच में रख दें, बस यही याद करिए, सल्फ़र, सेलेनियम, ऑक्सीजन, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये हो गया इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ऑर्डर। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए, बस ऑर्डर आप लोग सही से देख लीजिए EGA का, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही सेम, ऊपर से नीचे क्या होती है, घटती है,
तो सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी, ऑक्सीजन की रहेगी, फिर सल्फर की, सेलेनियम की, टेल्यूरियम की और पोलोनियम। यानी ऊपर से नीचे क्या है, वही ऑर्डर होगा, सेम वही डेंसिटी वाला जो ऑर्डर है। ऊपर से लेकर नीचे तक क्या होता है, बढ़ता है डेंसिटी, और ऊपर से लेकर नीचे तक क्या होता है, ग्रुप वाइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। मतलब बस रिवर्स करते चलिए, कई चीज़ें तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। यही तरीका होता है इनऑर्गेनिक को पढ़ने का, आसानी से चीज़ें एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं, ध्यान में आप रखते चलेंगे। क्वेश्चंस जो बनते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, तो आप लोगों से ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। अब बात करते हैं हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कौन कौन से कंपाउंड देते हैं। हम जानते हैं कि बस 2 वैलेंसी होती है, -2 इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जनरल होता है, तो 2 हाइड्रोजन लगाते चले जाइए। ऑक्सीजन में H2O, सल्फर में H2S, सेलेनियम में H2Se, टेल्यूरियम में H2Pe, H2Te और PO में H2PO। ये रेडियो एक्टिव होता है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। H2S के बारे में याद रखिएगा, ये रोटेन एग की तरह स्मेल होता है इसका स्मेल कैसा होता है, सड़े हुए अंडे की तरह। ये तो हाइड्राइड्स की बात हो गई, इसमें कुछ खास हम लोग को देखना नहीं, बस ध्यान में इसको रखा जाता है। ओके, सबसे ज़्यादा एसिटिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, H2Te की होगी। H2PO की हम लोग बात नहीं करते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए सारे मेंबर्स में देखेंगे तो H2Te की क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा क्या होगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, मतलब सबसे आसानी से ये H+ को देना चाहेगा। अब साइज़ बड़ा है तो आसानी से H+ रिलीज़ हो जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को आइडिया होंगी। अब O2 के साथ रिएक्शन देख लीजिए। O2 के साथ कुछ भी रिएक्शन नहीं देखना है, बस कौन सा कंपाउंड बनाता है ये आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेगा, सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो SO2 देगा, SO3 देगा, सेलेनियम के साथ करेगा तो SiO2 दे देगा, है ना, और टेल्यूरियम के साथ TeO2 दे देगा, है ना। अब इसकी ऊपर तो हमने देखा कि +2 वाला ही कंपाउंड, मतलब -2 वाला ही कंपाउंड बना रहा है। यहाँ पे क्या है कि +4 +6 +4 इस तरीके की इसकी ऑक्सीडेशन नंबर वाला दिख रहा है। तो इतना आइडिया होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना, कौन कौन सा कंपाउंड मिल जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब यहाँ पे हमने लिख दिया है कि सल्फर डाइऑक्साइड इज मोर ऑफन रिड्यूसिंग दैन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, खुद रिड्यूस नहीं होना चाहता है, क्या होना चाहता है, ऑक्सीडाइज होना चाहता है, यानी कि SO2 SO3 में कन्वर्ट होना चाहता है, अपने से नीचे वाले ऑक्सीडेशन नंबर में नहीं जाना चाहता है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर इसका बढ़ना चाहता है, ये अपने आप को बढ़ाना चाहता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो खुद दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो अगले को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ओके, तो ये SO2 से SO3 बनाना चाहेगा, यानी कि दूसरे से ऑक्सीजन को ले लेगा। अब जिससे ऑक्सीजन इसने लिया उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो इसीलिए मैंने लिखा कि सल्फर डाइऑक्साइड इज मोर ऑफन रिड्यूसिंग दैन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डाइपोल मोमेंट के बारे में मैंने पिछले जब ग्रुप के बारे में बताया था तो अच्छे से थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि क्या होता है डाइपोल मोमेंट। अब जो है सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर देखना है हम लोगों को। डाइपोल मोमेंट यहाँ पे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ऑर्डर याद रखना रहता है किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। हम लोग जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट 11th के केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है जो कि 12th में यूज होता है। डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा H2, सबसे कम H2Te का होगा और सबसे ज़्यादा H2O का होगा। हम जानते हैं ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से सबसे ज़्यादा है। हाइड्रोजन तो सब में सेम है, अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसी का तो डिफरेंस सबसे ज़्यादा निकलेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हाइड्रोजन का होता है, फिर हाइड्रोजन सल्फर का होता है। तो ऐसे ही ऊपर से नीचे जब हम जाएंगे तो डाइपोल मोमेंट घटता चला जाएगा। ये 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक तो चार्ज पे और एक डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स, जिसमें हम लोग डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। और हम जानते हैं कि चार्ज वाला फैक्टर क्या होता है, डोमिनेटिंग होता है। कहीं कहीं एक्सेप्शनली हमको दिखता है कि डिस्टेंस वाला फैक्टर भी डोमिनेट करता है, एक्सेप्शनली ही वो दिखेगा। लेकिन जनरली क्या होता है, जिसका चार्ज ज़्यादा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, उसमें क्या हो जाता है, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाता है। ओके। रिड्यूसिंग कैपेसिटी, तो सबसे अच्छे से ऑक्सीडाइज कौन होना चाहता है, तो सबसे अच्छे से ऑक्सीडाइज कौन होना चाहता है, H2Te सबसे ज़्यादा आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, फिर H2SC, फिर H2S और फिर H2O। यानी वाटर क्या है, सबसे कम ऑक्सीडाइज होना चाहता है। सॉरी, हाँ, वाटर क्या है, 3-4 ऑर्डर। रिड्यूसिंग कैपेसिटी, वाटर सबसे अच्छे से ऑक्सीडाइज होगा, तो गुड। यहाँ पे एक एरर हो रही है क्योंकि सबसे अच्छे से ऑक्सीडाइज H2Te, हाँ सही था, पहला वाला ऑर्डर ही सही था। H2Te मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या बढ़ता है, ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी बढ़ती है, तो रिड्यूसिंग कैपेसिटी भी, मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ती है तो रिड्यूसिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी।
मतलब जो एलिमेंट है ऊपर से नीचे हम ऑक्सीजन से टेलुरियम तक जाएंगे तो जो टेलुरियम होगी उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। अब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सेम ऑर्डर है भाई। ओके, गॉट इट। चलिए, तो मोस्ट रिड्यूसिंग कौन होता है? H2TE। मोस्ट रिड्यूसिंग क्यों होता है कि सबसे आसानी से क्या कर देता है, ये हाइड्रोजन को दे सकता है। सबसे अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ भी H2TE का अभी हमने देखा है। जब सबसे आसानी से H+ दे देगा किसी को, तो जिसको H+ देगा उसको इसने क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया। मतलब हाइड्रोजन का एडिशन क्या होता है, रिडक्शन होता है। आइए बॉइलिंग पॉइंट के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट अभी तक हम किसका देख रहे थे? जब हम लोग अभी बात कर रहे थे तो सिंपली एलिमेंट की बात कर रहे थे। यहाँ पे जब हमने बात किया है तो सिंपली एलिमेंट की बात की है। और यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट में हाइड्राइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा? सबसे ज़्यादा उसी का होगा जिसका क्या ज़्यादा है, मास ज़्यादा है। ठीक है ना, मास सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा किसका है? H2TE का, फिर H2SE का, फिर H2S का, फिर H2O का होना चाहिए था। ये ऑर्डर होना चाहिए था। सबसे ज़्यादा मास किसका है? H2TE, फिर H2SE, फिर उससे कम H2S, फिर उससे कम H2O होना चाहिए था। लेकिन एक्सेप्शनली क्या होता है कि वाटर सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज़्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या है, सबसे ज़्यादा, मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। ये वाटर क्या होता है हम जानते हैं, एक एक वाटर कितनी कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। इस वजह से इसका क्या ज़्यादा हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाता है। बाकी नीचे आप ऑर्डर वही रहेगा, मतलब ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। बेसिकली H2O का सबसे कम होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनली क्या होता है, H2O का सबसे ज़्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है ज़्यादा? जब उसका रीजन देखने गया तो इसके बीच में वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और वान डर वाल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली मोलर मास के। तो मोलर मास जिसका जितना ज़्यादा है उसका वान डर वाल फोर्स उतना ज़्यादा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा है। तो इतना ज़्यादा अगर नहीं समझ में आ रहा तो सीधे यही समझिए कि सेम ऑर्डर है, ऊपर से लेके नीचे जब हम जाते हैं तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। बस H2O का सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शनली सबसे ज़्यादा हो जाता है। ये ऑर्डर आप लोग ध्यान में रखेंगे। ओके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात कर लीजिए। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ये भी सेम ऑर्डर है, जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वही क्या है, मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर है। यहाँ देखिए H2O का सबसे कम होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन सबसे ज़्यादा हो जाता है। ये इसका भी रीज़न्स क्या है, इसकी जो है जब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज़्यादा होती है और ये थोड़ा सा सिमेट्रिकल भी होता है। ओके, H2O जो है इसकी जो लैटिस पैकिंग वगैरह भी होती है, पैकिंग भी अच्छी होती है, मतलब सिमेट्रिकल होती है। ओके, सॉलिड के बारे में बात करते हैं हम लोग लैटिस वगैरह में, लेकिन मतलब एक तरीके से समझिए कि इसका अरेंजमेंट सही होता है, इन सबों के मुकाबले काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, ज़्यादा टेक्निकल टर्म बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग ये समझ सकते हैं कि वाटर का क्या है, सेम ऑर्डर होगा ये जो बॉइलिंग पॉइंट के केस में, मेल्टिंग पॉइंट में भी सेम होगा। ओके, चलिए इतना ऑर्डर याद रहेगा, बस इतना ही बहुत है। आगे देखिए, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। अभी तक हम लोग जितनी भी बातें किए हैं ये सब छोटी छोटी बातें हैं ये सब सिंपली सभी लोगों को समझ में आ जाती है, बस हम लोग ऑर्डर अगर याद रखेंगे उतना काफ़ी है। प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन की बात कर लें तो हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं ऑक्सीजन को। तो H2O2 या H2O ले लीजिए और इसको इलेक्ट्रोलाइज़ करा दीजिए, हमको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। अब इलेक्ट्रोलाइज़ कराना जिस बच्चों को नहीं आता है उसको थोड़ा सा बता देते हैं कैसे होता है। जैसे हम लोग एक कंटेनर ले लें, है ना, यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, इलेक्ट्रोड लगा दें, है ना, इलेक्ट्रोड, इसको कनेक्ट कर देंगे बैटरी से। ठीक है, अब इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए ये कैथोड है और ये एनोड है। हम जानते हैं कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब इसमें हमने क्या लिया, पानी लिया और इसमें NaCl का हमने क्या मिला दिया, टुकड़ा डाल दिया।
अब NaCl जाएगा तो Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। अब हम जानते हैं कि ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है ना। वैसे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से नहीं इसको याद किया जाता है, कैथोड को हम याद करते हैं कि यहाँ पे एलिमेंट का रिडक्शन होगा और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। क्योंकि हम लोग जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो दो तरह के सेल देखेंगे, गैल्वेनिक सेल भी देखेंगे और हम लोग जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दो तरह के सेल जब हम देखते हैं तो वहाँ पे केसेस अलग अलग होते हैं। माइनस प्लस से कभी याद नहीं करना चाहिए, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा कि Cl माइनस और Na प्लस में टूट गया NaCl। अब Cl माइनस किधर जाना चाहेगा, जिधर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, और Na प्लस किधर जाना चाहेगा, जिधर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो यही कहते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रोलाइज करना कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, सोडियम मिलेगा, और कैथोड पे क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस मिल जाएगी। इसी तरीके से ऑक्सीजन के भी केस में होता है। मान लीजिए हमने H2O को किसी तरीके से तोड़ा, ठीक है ना, तो H प्लस और मान लीजिए O2 माइनस, इस तरीके से 2H प्लस और O2 माइनस के फॉर्म में टूटा, तो माइनस वाला किधर जाना चाहेगा, कैथोड पे, माइनस वाला किधर जाना चाहेगा, एनोड पे, और प्लस वाला किधर जाना चाहेगा, कैथोड पे। तो समझिए कि ऑक्सीजन कहाँ पे मिलेगा हमको, एनोड पे मिलेगा, और हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा। तो यही इलेक्ट्रोलाइज कराना कहते हैं इसको, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इसको तोड़ करके कंपाउंड की प्राप्ति करना, किसकी, ऑक्सीजन की। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आगे यही सब फिजिकल केमिस्ट्री में समझना है। बस यहाँ पे बेसिक इसलिए बता दिए कि आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें चलें। वैसे तो 10th से हम लोग ये सब पढ़ते आते हैं, ठीक है। चलिए, ये रैंडम हमने एग्जांपल लिया है H2O का या जो भी है NaCl का, इसको किस तरीके से करते हैं इसका प्रोसेस हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छे से देखेंगे। अब वहाँ पे क्या है ना कि कई तरह की प्रोबेबिलिटी बनती है, वहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल देखना पड़ता है कि कौन रिड्यूस होगा। मान लीजिए जब किसी मीडियम में करते हैं ना, तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि मीडियम भी टेंडेंसी रखता है कि कैथोड पे या एनोड पे जाने की, तो वो सब बातें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत डीप में करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि H2O2 ले लें या H2O ले लें, इसको इलेक्ट्रोलाइज करा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। बस इतना सफिशिएंट है, इतना हम लोगों के लिए क्या है, सफिशिएंट है, ओके। O2 एट एनोड एंड H2 एट O2 एट कैथोड एंड H2 एट एनोड। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि O2 कहाँ मिलता है, कैथोड पे मिलता है, H2 कहाँ पे मिलता है, एनोड पे मिलता है, एड स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl। अच्छा, पानी अगर हमारा डिस्टिल्ड रहेगा तो वहाँ पे कहीं भी इलेक्ट्रोलाइज होने की प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। हमारा वाटर कैसा होना चाहिए, थोड़ा ना थोड़ा इम्प्योरिटी होनी चाहिए, या हम लोग क्या करते हैं उसमें HCl थोड़ा सा मिला देते हैं, तब ये प्रोडक्ट हमको मिलता है ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ये, जल्दी जल्दी इसको कवर करने के बाद मैं फिजिकल केमिस्ट्री पे ही आऊँगा। अब यहाँ देख लीजिए सेकंड प्रिपरेशन मेथड क्या है। हम लोग पोटेशियम क्लोरेट ले लें, KClO3, इसको हीट कर देंगे, किसके प्रेजेंस में, MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या मिल जाएगा, KCl मिल जाएगा, और मतलब मेरा मेन प्रोडक्ट कौन सा मिल जाएगा, O2। इसी को हमें प्रिपेयर करना है। तो ऑक्सीजन को पहला मेथड क्या है, H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ले लीजिए या वाटर ले लीजिए, इसको इलेक्ट्रोलाइज करा दीजिए, हमको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। और सेकंड क्या है प्रिपरेशन मेथड, KClO3 ले लीजिए, उसको हम MnO2 की प्रेजेंस में हीट कर देंगे, KCl और O2 हमको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे भी पा सकते हैं हम ऑक्सीजन को कि MnO4, पोटेशियम पर मैंगनेट ले लें जिसका कलर पर्पल पिंक होता है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। पोटेशियम पर मैंगनेट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ओके। चलिए, KMnO4 को अगर हम लें तो K2MnO4 में ये क्या हो जाएगा, हीट करने पे बदल जाएगा। KMnO4 किस में कन्वर्ट हो गया, K2MnO4। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालने जाएंगे तो +7 होगा, यहाँ पे जब निकालने जाएंगे तो +6 होगा, यानी कि ये ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। KMnO4 क्या हो गया, K2MnO4 में बदल गया। KMnO4 का कलर पर्पल पिंक होता है, K2MnO4 का कलर ग्रीन होता है। ये कलर भी ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिए अभी से। MnO2 मिलेगा हमको, ब्राउन ब्लैक होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कलर। ये जिसका इंपॉर्टेंट कलर होता है, सबका तो याद नहीं करना है, लेकिन जिसका इंपॉर्टेंट है उसको मैं बोल रहा हूँ, उसको ध्यान में रखते चलिए। MnO2 मिलेगा जो कि ब्राउन ब्लैक होता है, और हमको ऑक्सीजन डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल गया। अब आ जाइए, चौथा तरीका क्या है। सारे नहीं याद करने हैं आप लोगों, बस आप लोगों को मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के ध्यान में ये सारी चीज़ें रहें। नोट्स रहेंगे, देखते रहेंगे तो ज़्यादातर चीज़ें याद रहेंगी आप लोगों को। अब सब चीज़ें रटने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि हम सारी चीज़ें रटे ही, ओके। आइए, सेल्फ रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ Ag, Hg, Pb, Cu, ये क्या है,
सिल्वर, मरकरी, लेड, कॉपर। सेल्फ रिडक्शन क्या है? पहला HgO लिए, हमने हीट किया Hg में और O2 में ये कन्वर्ट मतलब टूट गया, डिकम्पोज हो गया। इसका क्या मतलब है सेल्फ रिडक्शन का? जैसे HgO है, HgO कंपाउंड कोई है, इसको हमने हीट कर दिया तो किस में टूटा? Hg में प्लस O2 में। यहाँ पे देखिए HgO को हीट किया, Hg और O2 में ये टूट गया। अब यहाँ पे -2 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो Hg का कितना होना पड़ेगा? +2। अच्छा, जब सेम एलिमेंट में चला जाता है अपने ही, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है। ऑक्सीजन भी अपने नेचुरल फॉर्म में चला गया तो इसका भी 0 हो जाएगा। ओके, यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो गया? -2 से कहाँ चला गया? 0 पे। अब -2 से +2 -1 होगा, फिर 0 होगा, यानी कि इसको हम प्लस चार्ज दे रहे हैं, यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है? यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहाँ पे +2 है, 0 पे गया तो ये रिड्यूस हुआ। ओके, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ रिडक्शन और ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ Ag, Hg, Pb, Cu। तो HgO का हमने देख लिया सेल्फ रिडक्शन कैसे होता है, ठीक है ना। इसका रिडक्शन हो गया Hg का, यानी कि किसका हो गया? Ag, Hg, Pb, Cu। चलिए Hg का हो गया। अब Ag2O का देख लेते हैं। Hg का होने के बाद Ag2O का देख लेते हैं, ठीक है। सिल्वर का, मरकरी का देख लीजिए, सिल्वर का देखिए कैसे होता है। Ag2O, सिल्वर की वैलेंसी कितनी होती है? +1। ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना होता है? +1। ऑक्सीजन की -2 +1 × 2, ठीक है, सेटिस्फाइड है। अब इसको जैसे ही हीट करेंगे ये तो O2 -2 से 0 के में चला गया, और ये +1 से 0 में चला गया, तो +1 से 0 में गया तो रिडक्शन हुआ, -2 से 0 में गया तो ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। और हमको क्या मिल जाता है यहाँ पे? देखिए ऑक्सीजन मिल जा रहा है। ये सारे मेथड में सेल्फ रिडक्शन करा देते हैं जो ये सारे मेटल्स का, तो हमको ऑक्सीजन प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है। अच्छा, लेड का ऑक्साइड ले लिए। लेड के ऑक्साइड को हीट करेंगे PbO और O2 में। यहाँ पे क्या हो रहा था कि सिर्फ और सिर्फ एलिमेंटल फॉर्म मिल रहा था, लेकिन लेड ऑक्साइड के केस में क्या होगा कि लेड डाइऑक्साइड से लेड ऑक्साइड में बदल जाएगा, यानी यहाँ पे लेड का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है, यहाँ पे +2 होता है। ओके, +4 से +2 में जा रहा है तो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीजन गैस मिल जा रही है। ऑल्सो Pb3O4, इसको हीट करेंगे PbO मिलेगा +O2 मिलेगा। सेम वही चीज़ यहाँ भी मिलता है, ठीक है। यहाँ पे कितने में रहेगा? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाएंगे तो यहाँ पे -8/3, यानी कि 8/3 होना चाहिए। ऐसा कुछ ऑक्सीडेशन नंबर होता नहीं है इसका केस मैंने पिछले लास्ट लेक्चर में आयरन ऑक्साइड का जो FeO और FeO2O3 का जो मिक्सचर मिला करके हमने क्या बनाया था? Fe3O4 बनाया था, वहाँ पे समझाए थे कि कैसे केस होता है मिक्सचर वाला। तो वही सेम चीज़ यहाँ भी है। कभी भी 8/3 ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वो गलत आएगा, उसको हम लोगों को सही करके समझना पड़ेगा कि वो मिक्सचर है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। लेड ऑक्साइड और O2 हमको मिलेगा। चलिए K2Cr2O7, ये क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी कलर आप लोग याद रखेंगे, ऑरेंज होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का कैसा होता है? पर्पल, पिंक। K2MnO4 का कैसा होता है? ग्रीन। MnO2 का कैसा होता है? ब्राउन ब्लैक। और K2Cr2O7 का कैसा होता है? ऑरेंज। K2Cr2O7 को हम हीट कर देंगे तो K2CrO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो K2Cr2O7 का कलर ऑरेंज, K2CrO4 का कलर येलो, और हमको दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? Cr2O3, ठीक ना। इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन, और साथ में हमको ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। ये ऑक्सीजन के प्रिपरेशन के सारे मेथड हो गए। मैं एक बार फिर से कहूँगा, सब कुछ याद रहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोग देखते चलेंगे, सब समझते चलेंगे तो आसानी हो जाएगी आप लोगों को। जब एग्ज़ाम आएंगे, क्वेश्चंस जब फॉर्म होते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों को आती रहेंगी, लेकिन पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा। इनऑर्गेनिक में ये है कि आप लोगों को बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आएगा आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का कॉन्फिडेंट बूस्ट होता जा रहा है। एक बार में लेक्चर नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, है ना। बार बार आप लोग देखेंगे तो कवर होता जाएगा आपका इनऑर्गेनिक। फिजिकल 1 बार से 2 बार में समझ में आ जाता है, इनऑर्गेनिक समझ में तो बहुत आसानी से आता है, लेकिन दिमाग में बैठता कब है? जब बार बार उस चीज़ को आप देखेंगे। यही तरीका होता है। इनऑर्गेनिक सबसे आसान होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या करनी पड़ती है? इसको बार बार इसको हम लोग को एक्सरसाइज करनी पड़ती है। 6th देखिए Mn3O4, ठीक है ना। Mn3O4 को हीट कर दीजिए, MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और O2 में, यानी कि इसका क्या हो गया? Mn3O4 देखेंगे तो इसका क्या है? वही केस आएगा सेम। यहाँ पे इसका कितना है? -2 × 4 -8, -8 उधर जाएगा, 3 नीचे जाएगा, ठीक है, तो 8/3 आएगा। तो सेम वही चीज़ है कि Mn3O4 भी
इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। सेल्फ रिडक्शन में यही होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, मैंगनीज 3 ऑक्साइड। ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मिक्सचर है MnO और ये मिक्सचर होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। Mn3O4 8/3 MnO और Mn2O3, देखिए यहाँ पे मिक्सचर भी लिख दिए। ओके, Mn3O4 कुछ नहीं है, बस मिक्सचर है इन दोनों का। हाँ, नाइट्राइट्स नाइट्राइट्स देख लेते हैं। कोई भी नाइट्राइट्स लें, हीट कर दें, NO2 और O2 मिल जाता है। ये तो हम लोगों ने पिछले जब ग्रुप के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तब भी देखे थे, ठीक है। NO2 की जब प्रोडक्शन हो रही थी, प्रिपरेशन, तो ये मिल रहा था हमें, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, तो मैं क्वेश्चन अभी डिस्कशन नहीं करूँगा यहाँ पे। क्वेश्चन के लिए मैं अलग से लेक्चर बनाऊँगा। अभी फ़िलहाल आप लोग ये देख लें, समझें कि किस तरीके से एक कोई कंपाउंड लिया, ठीक है ना, ए उसको हीट किया तो कोई कंपाउंड बी मिला और 2 गैसेज मिली C और D। अब बी का नेचर बताएगा क्वेश्चन में कि वाइट है, ठीक है ना, और उसको हम हीट कर देते हैं तो वो येलो में कन्वर्ट हो जाता है, कूल करते हैं तो फिर से वाइट में कन्वर्ट हो। इस तरीके की प्रॉपर्टी बना करके वो क्वेश्चन फॉर्म करते हैं और हम लोगों को पूछ लेंगे प्रोडक्ट बताइए, ठीक है ना। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसी तरह के बनते हैं। तो हम जानते हैं कि कौन सा कंपाउंड हीट करने पे 2 गैस देता है और एक वाइट कलर का कोई कंपाउंड देता है। तो जिंक नाइट्रेट का हम लेते हैं और उसको हीट करने पे जिंक नाइट्रेट NO2 और O2 हमको 2 गैसेज मिल जाती हैं, जिसका कलर वाइट होता है। जिंक ऑक्साइड को हम हीट कर दें तो येलो में कन्वर्ट हो जाता है, कूल करते हैं तो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट में। यही हमारा आंसर हो गया, ZnNO2 होल ट्वाइस, ठीक है। ये NO2 नहीं है, NO3 है। नाइट्रेट में NO3 होता है, NO3 माइनस को हमें नाइट्रेट बोलते हैं। अब ओजोन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। ओजोन क्या होता है, ओजोन जैसे ऑक्सीजन O2 होता है, ओजोन O3 होता है। ये एटमॉस्फेयर में मिलता है। हम जानते हैं ओजोन की लेयर कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। जो भी सन रेज आती हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह होते हैं, मतलब जो हार्मफुल रेज होती हैं सन से जो आते हैं, सन में मतलब वाइट लाइट जो हमको मिलती है वही चीज़ तो होता नहीं है। सन की लाइट क्या है, एक तरीके से मिक्सचर है। तो उसमें से जो भी हार्मफुल रेज होंगी उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, ओजोन करेगा। या तो एब्जॉर्ब कर लेगा या रिफ्लेक्ट कर लेगा, ठीक है। यही काम होता है ओजोन का। ओजोन की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो ओजोन की फॉर्मेशन कई तरीके से होती है। हम लोग देखते हैं कि लाइटनिंग जो होती है, जो लाइटनिंग स्टॉर्म आता है, थंडर स्टॉर्म वगैरह आता है, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे वे में तो नहीं लेते हैं, खतरनाक होता है। लेकिन जब लाइटनिंग होती है ना, तो इस दौरान ओजोन का फॉर्मेशन भी होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत अच्छा भी होता है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा बिजली का चमकना, लोग सोचते हैं, डर जाते हैं काफ़ी लोग बाहर, लेकिन ये एक तरीके से नेचर के लिए अच्छी चीज़ भी है। इससे क्या बनता है, ओजोन का फॉर्मेशन होता है। अब ओजोन का फॉर्मेशन कई तरीके से होता है, लेकिन ये एक क्या है, मेन कॉज है ये भी। अब O3 के फॉर्म में रहेगा। एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। जिस पे सिंगल बॉन्ड लगाते हैं उस पर हम माइनस चार्ज देते हैं, ऑक्सीजन के केस में ये ध्यान रखें। और इस वाले ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, प्लस। सेंट्रल एटम पे प्लस चार्ज आता है हमेशा। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इट इज़ नथिंग बट द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बाय 1 एटम। मतलब एक ही एटम में ये दोनों, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना ऑक्सीजन के पास, 2 2 4 2 6, 2 2 4 यहाँ 2 शेयरिंग कर लिया और 2 यहाँ था तो 2 इसको दे दिया, ठीक है ना। इसमें माइनस, इसमें प्लस। O3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कुछ रेजोनेंस दिख रहा है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, चार्ज, यानी कि ये चार्ज को यहाँ ट्रांसफ़र करेगा। अब जैसे ही ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, जो कि सेटिस्फाई नहीं होगा। इस वाले डबल बॉन्ड को टूट करके यहाँ माइनस होना पड़ेगा। देखिए दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया। इसको कुछ ना समझिए, ये ऑर्बिटल्स वगैरह आप लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे। ये लोन पेयर को इसी तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। अभी भी लोन पेयर है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि लोन पेयर ख़त्म हो गया है ना। बस इस तरीके से समझाने के लिए मैंने स्ट्रक्चर दे दिया है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इधर गया चार्ज, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या है, ये बस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर एक होता है जो रियल होता है। अगर देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या है, इसका डबल बॉन्ड है, इसका सिंगल बॉन्ड है, इसका डबल बॉन्ड है, इसका सिंगल बॉन्ड है। यानी कि या तो ये बॉन्ड छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, या ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए। लेकिन जब हम निकालते हैं तो दोनों बॉन्ड जो है क्या होते हैं, बराबर पाए जाते हैं। मतलब डबल बॉन्ड वाला जो दिख रहा है वो भी और ये वाला भी बॉन्ड। और हम जानते हैं सिंगल बॉन्ड हमेशा ग्रेटर होना चाहिए डबल बॉन्ड से। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये बताता है कि नहीं, कोई बड़ा नहीं है। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि ये दोनों बॉन्ड
लेंथ जो होती है बराबर होती है। ऐसा क्यों होती है कि ये बॉन्ड फ्लक्चुएट करेगा, एक बार इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है ना। उसी को हम इस तरीके से डॉटेड फॉर्म में दिखाते हैं, इसी को हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोल देते हैं, है ना। यानी कि अगर चार्ज भी दिखाएं तो +1 तो ऑक्सीजन पे आएगा, -1 यहाँ पे दिखा दे रहा है ना, लेकिन ये क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, -½ इधर इस वाले ऑक्सीजन पे और -½ इस वाले ऑक्सीजन पे। यही हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाता है ओजोन का। अब ओजोन इज क्या है, बाइपोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। ऑल OO बॉन्ड लेंथ आर इक्विवेलेंट। बाइपोलर क्यों है, देखिए यहाँ प्लस है या माइनस है, या इसमें भी देख लीजिए प्लस है और माइनस है, ठीक है। तो दो तरह के पोल्स जनरेट हो रहे हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इसलिए क्या है, बाइपोलर है। अब O3 क्या है पेल ब्लू कलर का होता है, मतलब हल्के ब्लू कलर का होता है। इसको हम हीट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, कलर बिकम्स वायलेट और डार्क ब्लू। अगर हम ओजोन को लें जिसका कलर पेल ब्लू होता है, इसको हीट करेंगे तो कलर कैसा बन जाता है, वायलेट या डार्क ब्लू। ये सारी चीज़ें बस ध्यान में आप लोग एक बार सुनते जाइए, बैठाते जाइए। सब कुछ याद करना, मैं पहले भी बता रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सब ध्यान में रहेगा तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्ट होगा। और कई बच्चे क्या करते हैं, मैं देखता हूँ कि पढ़ाई करते करते वो लोग सीधे सोचते हैं क्वेश्चन आंसर कर लें। फिजिकल में ज़्यादातर ऐसे बच्चे करते हैं। तो बच्चों, कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का स्ट्रांग है तो आप लोगों का कोई भी काट नहीं सकता क्वेश्चन आंसर में। हमेशा कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन को लगाने में एबल हो पाएंगे। कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं रहेगा तो सोच करके, तुक्का मार करके ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप सोच करके क्वेश्चन को ज़्यादातर 90% से ऊपर क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। कैसे अच्छा होगा, बार बार अच्छे से पढ़ने से, समझने से, समझ के पढ़ने से, एक ही चीज़ को कई बार पढ़ने से आप लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, इट इज़ डायमैग्नेटिक। ये क्या है, डायमैग्नेटिक होता है। अब पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का केस हमने पहले भी डिस्कशन कर लिया है, कैसा होता है, क्या होता है। ओजोन इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि खुद क्या होना चाहता है, रिड्यूस होना चाहता है। अब खुद रिड्यूस होकर के क्या बनेगा, मान लीजिए ऑक्सीजन बनेगा, तो दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा ये। अब जिसको ऑक्सीजन देगा उसका तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसीलिए क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब दूसरे को ऑक्सीजन देता है, ठीक है। खुद का इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब O3 की भी प्रिपरेशन थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। अब 3 मॉलिक्यूल हमने लिया O2 का, इसको साइलेंट डिस्चार्ज कराया तो क्या मिल गया हमको, ओजोन मिल गया। अब इसका ΔH पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। ΔH पॉजिटिव का मतलब है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट हमको देनी पड़ेगी, है ना। इसमें हीट क्या होती है, देनी पड़ती है। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, ΔH नेगेटिव होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखिए, पढ़े होंगे आप लोग 11th में, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स एक अपने आप में बहुत ही ब्रॉड और बहुत ही सबसे बेहतरीन चैप्टर, वन ऑफ द बेस्ट अगर कहा जाए चैप्टर है तो 11th का थर्मोडायनेमिक्स है सबसे मेन। बच्चे उसी को सही से पढ़ नहीं पाते हैं, दिक्कत होती है। चलिए, रिडक्शन ऑफ ओजोन, रिएक्शन ऑफ ओजोन, सॉरी, रिडक्शन तो हमने देख ही लिया कि ऑक्सीजन निकल जाता है, रिड्यूस हो जाता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। अब रिएक्शन ऑफ ओजोन देख लेते हैं। अब O3 लिया, O3 का रिएक्शन कैसे होगा, हमने एक ही साथ कई रिएक्शन को बना दिया है, मतलब 5-5 रिएक्शन एक ही में कर दिया हमने। इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें याद करने में आसानी होगी। O3 लिया, PbS लेड सल्फाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो PbSO4 मिलेगा। I- को क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा, है ना, क्या बना देगा, I2। देखिए -1 से 0 पे चला गया, ऑक्सीडेशन हो गया। O3 को Fe2+ लिया तो Fe3+ में कन्वर्ट कर देगा। O3 की इसको SN2+ को SN4+ में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये सारी बेसिक सी चीज़ें हैं, ये सब बहुत याद करने वाली चीज़ नहीं, देख करके आगे बढ़ना है, ठीक है, समझना है इसको क्या हो रहा है, ठीक है। रिएक्शंस जो याद करने वाली होंगी मेन मैं उसे बताऊंगा, इस चीज़ को आपको बस ध्यान में रखना है। O3 क्या है, SN2+ को SN4+ में कन्वर्ट कर देता है, NO2 को N2O5 में कन्वर्ट कर देता है। NO2 को N2O5 में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे NO2 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना है, 4, यहाँ पे कितना है, 5, 4 से 5 में कर दिया, यानी कि इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, यानी कि ये ओजोन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ लिख दिया मैंने। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने वाली है। ठीक है, रटने से काम नहीं चलेगा, समझते जाइए, चल आगे बढ़ते जाइए।
अब एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर देख लिया जाए। सल्फर के एलोट्रॉप्स किस किस फॉर्म में होते हैं? एसिड हम जानते हैं सल्फर का कंपाउंड होता है, मॉलिक्यूल होता है। अब एसिड को हम क्या करें, एसिड को हीट कर दें, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? 369 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सॉरी 369 डिग्री केल्विन पे। डिग्री केल्विन बोलना तो ज़्यादा उचित नहीं होगा। 369 केल्विन पे अगर हम हीट कर देते हैं तो एसिड क्या हो जाता है, रोम्बिक फॉर्म से मोनोक्लिनिक फॉर्म में चला जाता है। मतलब एसिड का दो फॉर्म होता है, एक रोम्बिक फॉर्म और एक मोनोक्लिनिक फॉर्म। अभी हम लोग समझेंगे ये सब क्या चीज़ें हैं। और येलो कलर होता है रोम्बिक फॉर्म का। एसिड दोनों है, जैसे कार्बन का डायमंड और ग्रेफाइट दो तरह का एलोट्रॉप होता है ना, उसी तरीके से एसिड का भी दो तरह का एलोट्रॉप है, एक रोम्बिक फॉर्म होता है, एक मोनोक्लिनिक फॉर्म होता है। इसको हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ते थे, ठीक है ना। 12th का ही पहला चैप्टर था फिजिकल केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट, जिसमें बहुत अच्छे से पढ़ा जाता था इसको। अब तो एलिमिनेट कर दिया गया था पिछले साल, देखा जाएगा नोटिफिकेशन में अब क्या हो रहा है, पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है। बहुत ही अच्छा चैप्टर वो भी था, सॉलिड स्टेट बेहतरीन था एकदम। चलिए, एसिड क्या है, येलो कलर का होता है रोम्बिक फॉर्म में, लेकिन एसिड को जब हम हीट कर देते हैं तो वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में चला जाता है और वो कैसा हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। येलो से ट्रांसपेरेंट हो गया, रोम्बिक से मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो गया। ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। हम इसको हीट कर दें तो मोनोक्लिनिक हो जाएगा, इसको कूल कर दें तो रोम्बिक हो जाएगा। ओके, अच्छा देखिए उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है। क्राउन देखें ना, राजा का क्राउन जो होता है ना, क्राउन के फॉर्म में होता है। देखिए 1 सल्फर, 2 सल्फर, 3, 8 सल्फर ऐसे अरेंज होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्राउन फॉर्म। इसको हीट कर देंगे 369 केल्विन पे तो ये चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देख रहे हैं ऐसा कुछ चेयर। अब इस तरीके से यहाँ पे उतना सही से बना नहीं है, कुछ इस तरीके से चेयर फॉर्म बन जाती है ना। सही, इस तरीके से कुछ चेयर फॉर्म आपको बन जाएगा। देखिए चेयर की तरह का दिख रहा है ना यहाँ पे, ये देखिए, और ये क्राउन फॉर्म हो गया। तो एसिड का ये क्राउन फॉर्म है और ये क्या है, चेयर फॉर्म। ओके, दिस टू आर इंटर कन्वर्टिबल। यही क्या है, यही क्राउन फॉर्म और चेयर फॉर्म एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। ये स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है। अब इस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा सा इमेजिन करके चलना पड़ेगा। ओके, एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे होगा, 369 पे हीट कर दीजिए, बन जाएगा, कूल कर दीजिए, फिर से क्राउन फॉर्म में चला जाएगा। अब स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट याद रखिएगा इसका नाम होता है। अब सल्फर उठाइए, 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जोड़ दीजिए, 6 वैलेंसी होती है, एक इधर बॉन्ड बनेगा। अब एक ऑक्सीजन Na के साथ जोड़ दीजिए, एक सल्फर Na के साथ जोड़ दीजिए। यहाँ माइनस और प्लस दिखाने का बस इतना मतलब है, इस पर चार्ज नहीं दिखाया, इस पर दिखाया है। इसका मतलब जो सोडियम होता है वो नॉन मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है। मतलब सोडियम क्या है, मेटल है, और नॉन मेटल और मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। इसलिए यहाँ पे माइनस और प्लस दिखाया, नहीं तो सिंपली बॉन्ड बनाते हैं अगर कोवेलेंट बॉन्ड होता तो। यहाँ पे H होता अगर Na की जगह तो हम सिंपली बॉन्ड बना के दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक मेटल आ गया है, इसलिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस दिखाया जाता है। ये स्ट्रक्चर बनाने का तरीका होता है। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसका अगर हमसे पूछा जाए ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो हम लोग बैठ के निकालने लगेंगे कुछ इस तरीके से इस कंपाउंड का Na2H2O3। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बैठे तो सल्फर को x मान लेंगे, यानी 2 सल्फर है तो 2x हो गया। सोडियम का हम जानते हैं 1 होता है, यानी 2 सोडियम है तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का हम जानते हैं -2 होता है। कितने ऑक्सीजन है, 3। ओवरऑल चार्ज कुछ है इस पे नहीं है, 0 रखिए। अब यहाँ पे 2x इज इक्वल टू, ये -6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, और ये +2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/2 यानी कि 2। अब ये 2 क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर दिखा रहा है। मेथड से अगर हमने किया है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, 2 प्लस का 2, किसका, सल्फर का। देखिए 2 सल्फर था, 2x, सोडियम 2 × 1, ऑक्सीजन -2 × 3 इक्वल टू 0। अब 2x इज इक्वल टू 6 - 2, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यानी एक सल्फर का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया तो इसमें कितना बता रहा है, प्लस का 2। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं तो ये समझ में आता है हमारे कि इसका जो है, जो +2 आ रहा ऑक्सीडेशन नंबर वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है ना। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2 आ रहा है। रियल में इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने गए, जब स्ट्रक्चर बना के देखें तो यहाँ देखिए
1 2 3 4 5 5 बॉन्ड तो इसने अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से बनाया है, इसकी वजह से इस पर +5 आएगा। इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है नहीं, इसकी वजह से इस पर 0 आएगा, यानी +5 इस वाले पे है। अच्छा यहाँ पे आए देखने, इसकी वजह से इस पे 0, इसकी वजह से -1, यानी एक तो -1 पे है और एक +5 पे है। तो देखिए +5 और -1, ये इसका रियल एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट होता है। ओके, स्ट्रक्चर हमको क्या देता है, एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट देगा हमेशा, ठीक है। अच्छा नोट, हाइपो इज़ यूज फॉर फोटोग्राफी, इसको हम किस लिए यूज करते हैं, फोटोग्राफी के लिए यूज करते हैं। Na3AgSO3 होल ट्वाइस, ये सारी चीज़ें याद रखने की बात नहीं, ये सब एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, बस ध्यान में रहे, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। फोटोग्राफी में उसी कंपाउंड का यूज करते हैं। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ Na2S4O6, सोडियम टेट्राथायोनेट, ये क्या था, सोडियम थायोसल्फेट। Na2S2O3, Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट। Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट, थायोसल्फेट और टेट्राथायोनेट। देखिए नाम भी थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, याद करने बैठेंगे तो थोड़ा सा मैच करके आप लोगों को याद हो जाएगा। अब सोडियम टेट्राथायोनेट का क्या केस है, स्ट्रक्चर देखिए, चार सल्फर को ऐसे ही बना लीजिए, क्या कर लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 सल्फर को आप ऐसे बना लीजिए। कितने ऑक्सीजन हैं, इन दोनों को सबके बीच में एक एक बॉन्ड बना दीजिए, 2 ऑक्सीजन इधर जोड़ दीजिए, 2 ऑक्सीजन इस पे जोड़ दीजिए, ठीक है। अब क्या बचा, देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि 6 बॉन्ड बनाता है सल्फर, यहाँ कुछ बच गया, यहाँ कुछ बच गया, है ना। अच्छा, ऑक्सीजन कितने लगाने थे, 6 ऑक्सीजन है ना इसमें, देखिए इस कंपाउंड में 6 ऑक्सीजन, तो एक यहाँ दे दीजिए और एक यहाँ दे दीजिए। अब हम जानते हैं कि Na बचा है, एक साइड इधर और एक साइड इधर, और चार्ज इस पे माइनस दे दीजिए, इस पे प्लस दे दीजिए, इस पे माइनस, इस पे प्लस, ठीक है। 4 सल्फर बनाया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड कनेक्ट किया, हमने देखा कि 5 ही बॉन्ड बन रहे हैं, एक बॉन्ड हमने ऑक्सीजन से और जोड़ा, इधर भी जोड़ा, और सोडियम प्लस इधर हमने प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। वही चीज़ यहाँ बना दी है, 4 सल्फर कनेक्ट किए, ऑक्सीजन 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 डबल बॉन्ड से, उसके बाद सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन Na प्लस, ठीक है। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी निकालने बैठेंगे तो 2.5 आएगा, इसको भी मैं डिस्कस कर ही ले रहा हूँ यहाँ पे। देखिए कंपाउंड है Na2S4O6, किसका निकालना हमको, सल्फर का, तो सल्फर को X मान लीजिए। कितने सल्फर हैं, 4 सल्फर है, यानी 4 तो रहेगा ये, प्लस सोडियम का कितना होता है 1, कितने सल्फर हैं 2 × 1 2, प्लस ऑक्सीजन का 1 पे कितना होता है -2, यानी कि 6 पे कितना होगा -12। कोई चार्ज है इस पे नहीं, 0, यानी कि जब हम x निकालेंगे अब 4x = -2 उधर जाएगा तो प्लस का -12 उधर जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, ये इधर जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। यानी x कितना हो जाएगा, ये कितना बचेगा 10, और ये कितना नीचे चला आएगा 4, यानी कि x कितना आ गया 2.5। ये 2.5 आ रहा है, तो 2.5 कभी नहीं आ सकता, फ्रैक्शन में कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है, ठीक है ना। क्या होता है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, देखिए यहाँ पे एक सल्फर होता तो इस तरीके का केस नहीं आता, यहाँ कई सल्फर है ना, इस वजह से ऐसा हुआ कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालने गए तो 2.5 आया, लेकिन एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर देखने गए तो चारों का अलग अलग है। अब देखिए 1 2 3 4 5 बॉन्ड तो इसने किससे बनाया है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से, तो इसलिए +5 आएगा इस वाले सल्फर पे, इन दोनों के बीच में 0, इस पे इधर भी सल्फर जुड़ा, इधर भी सल्फर जुड़ा, इस पे भी 0 रहेगा, इस पे भी 0 रहेगा, दोनों साइड सल्फर से जुड़ा है। अब ये सल्फर क्या है, 1 2 3 4 5 बॉन्ड इसने अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट से बनाया है, इसलिए इसका क्या होगा +5 होगा, यानी इसका 5, इसका 0, इसका 0 और इसका 5। देखिए यहाँ पे एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग का स्टार्ट होता है यहाँ से रिएक्शन ऑफ सल्फर। अब रिएक्शन ऑफ सल्फर में क्या होगा, टाइम की कमी होने की वजह से अब इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करा दूंगा। अब हम लोगों की स्पीड थोड़ी और तेज़ होगी, मैं जो है छोटी छोटी चीज़ों पे टाइम ज़्यादा दे देता हूँ। अगर इस पे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया तो हम लोग का फिजिकल और ऑर्गेनिक पीछे छूट जाएगा, जिस पे हम लोग को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, उसी चीज़ को हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये सब चीज़ें बहुत आसान है, धीरे धीरे देखते रहेंगे, चलते रहेंगे, आप लोग को जितने लेवल